कि चलिए ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे जाबाज और साहस अधिकारियों को जो भीड़ और फील्ड में रहकर कुछ अलग हटकर करते हैं। तो जैसा भाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वैसा मैं ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता हूँ और ग्राम सुमावली जिला मुरैना का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी चलाते हैं अभी भी। और जी ग्रामीण परिवेश में आप समझ सकते हैं कि का जी जो लालन पालन होता है जी वो ग्रामीण परिवेश के हिसाब से ही होता है। जी लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह रही कि मेरे परिवार में एक अच्छी बात यह है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। जी तो मुझे भी थोड़ा कुछ अच्छा करने का मन में लालसा हुआ करती थी कि जी मैं भी आगे बढ़ के कुछ अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। जी साथ ही साथ क्योंकि मेरे पिताजी का मेडिकल स्टोर था, तो चिकित्सा से संबंध संबंध हमारा बना हुआ रहा। और जी पिताजी की भी इच्छा थी कि मैं एक चिकित्सक हूँ। तो जी बस उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि आज मैं दतिया मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और मैंने अपनी एमबीबीएस और एमडी की शिक्षा ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की हुई है। जी। नहीं तो नेचर किस प्रकार का था बचपन में? आप नोटी टाइप के थी या अपने सहपाठियों के साथ मारपीट करना स्कूल में किस प्रकार शुरुआत किस प्रकार हुई? देखिए, बचपन तो हमारा जो था वो थोड़ा सा, मैं इंट्रोवर्ट कहते हैं कि अपने में ही मगन रहने वाला था। जी और दोस्ती जिन लोगों से थी, ज्यादा मेरे दोस्त नहीं थे, जी वही 4-5 दोस्त हुआ करते थे। हाँ, लेकिन ये था कि कोई भी एक्टिविटी अगर हुआ करती थी तो मैं उसमें भाग जी लिया करता था, जैसे कि कोई खेल प्रतियोगिता है। जी और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि कुछ भी प्रतियोगिता हुआ करती थी, जो गांव के लेवल पे ही मैं उसमें भाग लिया करता था। लेकिन जी। एक तरीके से आप मुझे शर्मिला बोल सकते हैं, मतलब शर्मिला बोल मैं सकते ज्यादा हैं। ओपन नहीं था जी जी। मैं भी ये शर्मिला मन था आपका। शर्मिलापन होने के बाद भी आप यहाँ तक पहुंचे, बराबर 24 लोगों के बारे में सोच रहे हैं। जी। देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति को शिक्षा मिलती है तो मेरा मानना है कि वो समाज में खुलता जाता है जी और जैसा एक्सपोजर उसको मिलता है उसी हिसाब से वो कार्य करता है। जी तो मैंने अपनी शिक्षा चूंकि ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज से ली है, तो वहाँ पे कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल हुआ करते थे। जी तो उनमें भी मैंने भाग लिया और उससे मुझे मंच पर बोलने की थोड़ा सा, जो मेरी आदत नहीं थी पहले, वो जी खुल के 2 बार मैंने मिस्टर जेम्स की प्रतियोगिता में भाग लिया, तो उससे मुझे लगता है कि मेरा जो चरित्र है वो खुल के सामने आया। जी और मैं वहाँ तो रनर अप रहा हूँ। जी। तत्पश्चात फिर जब मैं पीजी कर रहा था, तो जी पीजी में आपको कई अपने जूनियर्स का और सीनियर्स का साथ में जी करते हैं टीचर्स, वो आपके चरित्र को उभारने में आपकी हेल्प करते हैं। जी तो मैं अब सारा योगदान जो है मेरे चरित्र निर्माण में, मेरे गजराराजा मेडिकल कॉलेज के टीचर्स का रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और खासकर हमारे मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर प्रोफेसर रोहित यादव साहब, जो जी कि लगातार चीज में जोर दिया करते थे कि तो कर ही लेंगे, लेकिन आप कर रहे हैं उसको आप पहुंचा पा। तो वो चीज उन्होंने हमें सिखाई और आज उसी का फल है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं आज इस स्थिति में हूँ। अच्छा, जॉब तो बहुत से थे, लेकिन ये डायरेक्ट जो मानव सेवा से जुड़ा जॉब है और डायरेक्ट कहीं ना कहीं 24 जनता के से अटैच रहना पड़ता है। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इससे जाएंगे डॉक्टरों की डॉक्टर बन के सेवा करेंगे, जनता की कुछ नए आयाम स्थापित करेंगे? देखिए, जब हम एमडी करते हैं, जी तो हमें मरीजों से सामना करना पड़ता है और हम क्या करते कि मरीज थे, 60-70% मरीज बेचारों के पास ना तो खाने की व्यवस्था हुआ करती थी, जी ना ही वो डॉक्टर का इलाज ले सकते थे। और ऐसी हालत अभी भी हुई है।
भारत जो देश है एक तरीके से आज उन्नति के अग्रसर है, लेकिन अभी भी जो गरीब व्यक्ति है वो बेचारा गरीब ही है। जी तो उसे ना तो अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, ना अच्छी चिकित्सा मिल पा रही है। जी तो चूंकि ईश्वर की कृपा है कि हमारा परिवार और मैं शुरू से ही मैंने आपको बोला मैं शर्मीला नेचर का हूँ और इंट्रोवर्ट भी हूँ। तो जी मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, सामाजिकता के बारे में ज्यादा सोचता हूँ कि किस तरह से किसी का भला हम कर सकते हैं। जी तो एमबीबीएस और एमडी करने के बाद दो क्षेत्र हमारे लिए खुल जाते हैं, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य है ना। जी तो दो क्षेत्र होते हैं, इसी आधार पे हम नए चिकित्सकों को विकसित करें। और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हर वर्ष जैसे दतिया में 120 स्टूडेंट की भर्ती होती है और नए स्टूडेंट निकलना शुरू होंगे, नए डॉक्टर निकलना शुरू होंगे। तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे और साथ ही साथ चरित्र निर्माण में हेल्प करेंगे, तो वो जाकर के आगे चल के जी गरीबों का भला कर पाएंगे। ये मेरी सोच रही है। वेरी गुड, आपकी सोच बहुत अच्छी है और ये दतिया का सौभाग्य है कि आप जैसे अधिकारी डॉक्टर दतिया मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ, आप आए। एक इतिहास रखा डॉक्टर राजेश गौर जी ने, दतिया कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुए। जी बिल्कुल सही बात है। इस मेडिकल कॉलेज की जो नींव है वो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजेश गौर साहब ने ही रखी। जी जब इस कॉलेज का नींव का पत्थर रखा दिन से लेकर के आज दिनांक तक, जब तक हमारे नए डीन जनिया जी नहीं आया, तब तक उन्होंने अपना 24/7 इस 24/7 टाइम उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को दिया है। और ये भाई की कृपा मानता हूँ कि मुझे दतिया में आकर काम करने का मौका मिला और यहाँ के लोग और यहाँ की जनता जिस जो अच्छा होता है उसे अपनाती है। ये बहुत अच्छी बात है और मेरे जैसे चिकित्सकों का आप प्रोत्साहन कर रहे हैं, जनता भी प्रोत्साहन करती है, तो काम करने के लिए एक नई ऊर्जा प्रतिदिन मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि अब कि मेरा पेशेंट जो है उसका उससे उसके उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, जबकि लोगों को ये टेंडेंसी बनी हुई कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो अच्छे से नहीं देखेंगे आप, और निजी क्लिनिक पे जाएंगे तो अच्छे से, जबकि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि हमारे पेशेंट के साथ बुरा हो या उसको अच्छा फीलिंग ना हो। जी देखिए, थोड़ा सा मैं इस बारे में स्पष्ट कहना चाहूंगा और इस बात का कोई बुरा ना माने कि देखिए शासकीय जो सुविधाएं हैं सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन चिकित्सकों की कमी अभी भी बनी हुई है। जी और एक ओपीडी, जैसे कि मैं एक समय बताना चाहता हूँ कि दतिया में जो हमारी ओपीडी है वो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक चलती है और इस दौरान हम करीब 100 से लेकर के 130-140 पेशेंट देखते हैं। जी तो एक चिकित्सक के लिए इतना समय जी मतलब पर्याप्त नहीं है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और क्योंकि ड्यूटी जिस तरह से डिवाइडेड होती है कि एक साथ सारे डॉक्टर पेशेंट नहीं देख सकते। कुछ पेशेंट को डॉक्टर्स को जो भर्ती मरीज है उनका राउंड लेना होता है, कुछ डॉक्टर्स को स्टूडेंट की टीचिंग में जाना पड़ता है, कुछ डॉक्टर्स को मीटिंग्स भी अटेंड करनी पड़ती है। तो एक दिन एक ओपीडी में 2 या 3 चिकित्सक बैठ के 120 या 130 मरीजों को जब देखते हैं तो थोड़ा सा समय पेशेंट्स को हम कम दे पाते हैं। कोशिश पूरी करते हैं कि उनकी जांच भी हो जाए, उनकी शिकायत भी सुन ली जाए, उनका इलाज भी हो जाए, भर्ती करने की आवश्यकता है तो उसे भी किया जाए, लेकिन ये समय कहीं ना कहीं से कम पड़ता है। तो उस वजह से ये होता है कि ये जो सरकारी जाते हैं तो चिकित्सक ढंग से नहीं देखते और प्राइवेट में जब जाते हैं तो अच्छी तरह देखते हैं। प्राइवेट में देखने का कारण अच्छी तरह देखने का ये रहता है कि उनके पास जिस समय मान लीजिए 3 घंटे की अगर वो अपना क्लिनिक चलाता है कोई डॉक्टर, तो उसके पास 10 या 12 या 15 पेशेंट या 20 पेशेंट आते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो एक तरीके से ये है कि समय ज्यादा मिल जाता है एक किसी भी चिकित्सक को एक पेशेंट को वार्तालाप करने के लिए और साथ ही साथ उसको एग्जामिन करने के लिए, तो पेशेंट वहां संतुष्ट हो जाता है। अगर यही सुविधा जो सरकारी में यही व्यवस्था अगर सरकारी में तय कर दी जाए कि एक चिकित्सक एक दिन में एक संख्या तय कर दी जाए कि 40 पेशेंट 30 पेशेंट एक दिन ओपीडी में नहीं देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे या रजिस्ट्रेशन से ज्यादा नहीं होगा, तो जो पेशेंट दिखाने आएगा तो वो
बिल्कुल संतुष्ट होकर जाएगा सरकारी व्यवस्थाओं से होकर, सरकारी अस्पतालों में। जी, ये मेरा मानना है। वेरी गुड, आपकी सोच बहुत अच्छी है, वो होना भी ऐसा ही चाहिए। कुछ सर कोरोना काल के क्या अनुभव रहे? आपने तो बहुत कुछ किया है कोरोना काल में। मैं पढ़ता था, मेरे पास बराबर न्यूज़ें आती थी, मैं चलाता था कि किस प्रकार आप 24 आवर लगे। वो एक ऐसा समय था जहां लोग सबसे बच रहे थे, वहीं डॉक्टर्स हमारे तो नर्सेज 24 आवर, यानी अब बोल सकते हैं आप कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी कि डायरेक्ट क्या बोले, हम उसको बोल नहीं सकते कि बीच में थे, कितने संकट और परेशानियों के बीच में थे। उस जहां अपने दूर भाग रहे थे वहीं डॉक्टर उनके पास थे। देखिए, पहली बार जब 2019 में चीन के वुहान से जी, इस कोविड महामारी के बारे में जानकारी मिली, जी, तो सभी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल में जितने भी कार्य करते हैं, सभी लोग घबराए हुए थे, क्योंकि इस बीमारी के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। जी, तो एक डर लगना स्वाभाविक है। जो चीज सामने नहीं आती उसके बारे में, या जिस चीज को हम नहीं जानते, जब जी, ये पता चले कि वो हमारे सामने आने वाली है, तो फिर डर लगना स्वाभाविक। स्वाभाविक है। तो और जी, सब लोग डरे हुए थे। लेकिन जब 2019 के बाद दतिया में 2020 में जी, करीब अप्रैल या मई से पेशेंट आने शुरू हुए दतिया के जी, अंदर, जब मैंने 2 या 3 पेशेंट ऐसे देख लिए जी, जो कि कोविड से संक्रमित थे, और मैं उनके संपर्क में भी आया था, तो मुझे एक चीज का भरोसा हो गया कि इस बीमारी से शायद मैं बचा रहूंगा। जी, और बस इसी चीज का जो आत्म आत्म वो था, क्या कहते हैं, आत्मबल। अ, एक अंदर से आत्मबल मान लीजिए, एक तरह से हाँ, कॉन्फिडेंस मान लीजिए जी, कि चूंकि मैं 2-3 पेशेंट देख चुका हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो फिर मैं अब सारे पेशेंटों को देखूंगा और जितना ज्यादा कोशिश करूंगा, इतना ज्यादा कोशिश करूंगा कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। और केवल यही सोच थी मेरी कि चूंकि मैं सेफ हूं, तो मेरा जी, परिवार भी सेफ रहेगा। और बस इसी चीज को देखते हुए मैंने पहली लहर, दूसरी लहर और ये तीसरी लहर तो चूंकि बहुत माइल्ड निकली, तो मैंने, आप इस बात को सोच के, आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैंने और कंटिन्यूअस मैंने काम किया है गवर्नमेंट में वही तो भी मैं और कह रहा हूँ, प्राइवेट में आपका विल पावर इतना मजबूत है, इतना मजबूत है। जो सब लोग बच रहे थे उसके बाद भी आप सैकड़ों पेशेंट देख रहे थे पीताम्बर पीठ के पास बैठकर। डर नहीं लगता था आपको? भी। लगता हेलो। है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी, सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, अब आपकी आवाज आई मुझे। जी, जी, बताएं। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा जी, हूँ। हाँ, तो आपने बोला कि मैं प्राइवेट में पीताम्बरा पीठ में बैठ के मरीज देख रहा था, तो मैंने बस वही बताया कि चूंकि प्रथम लहर में ईश्वर की कृपा रही कि जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सेकंड वेव आने से पहले वैक्सीनेशन भारत सरकार ने चालू करवा दिए थे, तो हम लोगों ने, जी, सब लोग वैक्सीनेट हो चुके थे। जी, तो उसके बाद फिर जब पेशेंट सेकंड वेव में आने शुरू हुए, तो जी, मुझे थोड़ा सा हल्का सा जुकाम खांसी हुआ, थोड़ा सा जुकाम हुआ, नाक बहती रही 2-3 दिन दवा लेने जी, के बाद भी। तो मैं निश्चिंत हो गया था कि हाँ, ये भी कोविड ही है, लेकिन ज्यादा इसका शरीर पर असर वैक्सीनेशन की वजह से नहीं। जी, तो हमने फिर दूसरी लहर में की तोड़ मेहनत की। और पेशेंट तो, देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ कि जब समय अनुकूल होता है तब तो जी, सभी लोग कार्य कर लेते हैं। बिल्कुल प्रतिकूल राइट। समय में अगर आप पीठ दिखा रहे हैं, समाज जी, को आपने पीठ दिखा दी, तो जी, फिर समाज यही कहता है कि जब जरूरत थी तब आप सामने नहीं थे। जी, तो बस इसी सोच को देखते हुए मैंने अपना काम जारी रखा वेरी और गुड। बाकी सब माई पे छोड़ दिया, ईश्वर पे छोड़ दिया। जी, तो आपका कर्म और किस्मत में से किस पे ज्यादा विश्वास है आपका? देखिए, चूंकि मैं जैन परिवार से बिलोंग करता हूँ, जी, तो जैन धर्म के अनुसार ज्यादा चीजें जो है वो कर्मों के आधार पे ही तय होती है। जी, और जो, अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो आपकी किस्मत आगे अच्छी होगी, ऐसा माना जाता है। और आपके कर्म अगर बुरे हैं तो आगे चल के आपको उसका फल पाप के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में आपको मिलेगा। तो मैं विश्वास दोनों ही चीजों पे करता हूँ, लेकिन जी, जो मुख्यतः जो है वो है कर्म। क्योंकि कर- एक इंग्लिश में शब्द आता है लक। लक का मतलब होता है किस्मत। जी, लक का मतलब होता है किस्मत। जी, कई लोग बोलते हैं कि आपका लक अच्छा है। जी, तो
लक का एक फुल फॉर्म मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि लक का फुल फॉर्म होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आपने सही ज्ञान के आधार पे अच्छा काम किया है तो आपका लक भी बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। जी, नहीं यही बात तो गीता में भी आती है कि आप कर्म करेंगे, कर्म प्रधान है, कर्म करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो किस्मत का बिल्कुल सही साथ बात देगी है, आपका। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो आगे तक क्या क्या कर रखा है आपने दतिया के लिए और क्या करेंगे कुछ नए समाज के लिए, क्योंकि 24 एक्टिवेट रहते हैं आप, सामाजिक कामों में भी आप बढ़ चढ़ कर, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कहाँ से निकाल लेते हैं टाइम, कहाँ से लाती है इतनी एनर्जी? ये सब कुछ परिवार जो आपके पीछे खड़ा हुआ है उसका सपोर्ट ही आपको ऊर्जा देता है। जी श्रीमती जी है वो मुझसे मेरा केवल संडे को वो जरूर टाइम मांगती हैं, इसके अलावा वो मुझे फ्री छोड़ रखा है। बोला कि जी आपको जितना काम करना है आप काम करिए, बस संडे को मेरे को समय दिया करें, बच्चों को समय दिया करें। तो जी बस वही कारण है कि मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ। और मेरे माता पिता की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। जी किसी भी मामले में मतलब सहयोग की भी अपेक्षा नहीं करते मुझसे, ना जी तो समय की मांग करते हैं ना किसी अन्य चीज की करते हैं। तो एक तरीके से मैं फ्री हूँ एक तरीके से। जी तो जो अपनी ड्यूटी है वो भी कर पाता हूँ, अपना क्लिनिक है उसको भी कर पाता हूँ। जो बचा थोड़ा बहुत बचा हुआ समय होता है उस सामाजिक कार्यों में मैं खर्च कर लेता हूँ। और जब वो सामाजिक कार्य की जब पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है या किसी जी तरीके से आपको उस चीज के लिए तारीफ मिलती है तो एनर्जी डबल हो जाती है शरीर के अंदर। जी। अच्छा अच्छा, उस समय आप कैसा फीलिंग करते हैं जब रात के 12-1 बज रहे हो, किसी समय हॉस्पिटल से कॉल आए कि आ जाइए जल्दी हॉस्पिटल, तो आपको कोप तो नहीं होती कहाँ हमारे अभी अभी नहीं हॉस्पिटल से नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मानव जीवन जो है जी बहुत कीमती है। जी अगर मुझे 12:30 बजे कोई जरूरत पड़े और मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं और वो ना आए तो मुझे क्या महसूस होगा, जी वही चीज मैं सामने वाले के लिए सोचता हूँ। जी तो अगर मुझे पास कॉल आता है तो मैं बिल्कुल तैयार होकर तुरंत मरीज देखने जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए अपन। क्योंकि आप अगर अपने काम से पीछे हटेंगे तो काम भी आपका साथ नहीं देगा। कुल जी मिला के मैं ये मानता हूँ जी। कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अच्छा, आज का युवा वर्ग हमारा काफी भटक गया है, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है, कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता है कि उसे राह मिलते कुछ करना नहीं चाहता है? ये सारा का सारा हमारे जो हमारी जो जड़ें हैं जी भारतीय संस्कृति उसको फॉलो ना करने की वजह से हो रहा है। जी आज कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, कभी कभी मैं भी देखता हूँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि सामने वाले के पास कुछ प्रॉपर्टी है या जी बिल्डिंग है या बढ़िया बड़ी गाड़ियां हैं। जी तो सोचने से कुछ नहीं होता। आप सोचेंगे कि मुझे ये मिल जाए तुरंत, लेकिन अगर आपको मिल भी जाएगा तो आप उस चीज को संभाल नहीं पाएंगे, ऐसा जी मेरा मानना है। जैसे मैंने अपने एक ड्राइवर से एक दिन पूछा कि एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूं तो तुम जी क्या करोगे उस 1 करोड़ रुपए का? जी तो उसके पास कोई आंसर नहीं था, उसके पास कोई विजन नहीं था, उसके पास कोई सोच नहीं थी। जी तो ये शॉर्टकट्स आपको कभी भी जीवन में लंबे सफर के लिए तैयार नहीं करते। जी लेकिन अगर आप अपनी मंजिल को जानते हैं, अपने मंजिल को आपने तय किया हुआ है और आप उस पर धीरे धीरे काम करते जाते हैं तो आप उस सफर को भी तय कर लेते हैं और मंजिल को भी पा जाते हैं। जी ये मेरा मानना है। और शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको कुछ छोटी सफलता दिला सकते हैं। जी जैसे कि आपको लगे कि आपके पास एकदम से कुछ आ जाए, एकदम से प्रॉपर्टी आ जाए, जी पर आप उस प्रॉपर्टी का करेंगे क्या? जब जी आपका विजन क्लियर नहीं है कि मुझे इस प्रॉपर्टी का क्या करना है, आपको कोई एजुकेशन डिग्री आपको बिना पढ़े मिल जाए, तो जी चूंकि आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है तो आप उससे क्या कर पाओगे आगे चल के? तो जी शॉर्टकट जिंदगी जीने का सही रास्ता नहीं। जी। तो युवाओं को क्या करना चाहिए जिससे लोग आपकी तरह युवा बने, युवा आपकी तरह ही बने भाई, यहाँ वहाँ के जो शॉर्टकट रास्ता छोड़ दें? देखिए मैं भी किसी समय जब मैं 12th में था जी तो पीएमटी को हुआ समझता था, प्री जी मेडिकल टेस्ट को। जी क्योंकि सुन रखा था कि ये बहुत कठिन होता है और
3 से 4 साल भी खर्च हो सकते हैं सिलेक्ट होने के लिए। तो बहुत गर्व था इस चीज के लिए। जैसे कि आज के युवा से बोले कि आप आईएएस करो, तो आईएएस या आईपीएस की तैयारी करो, तो फिर डरता है युवा। जबकि जब मैंने अपने एक सीनियर जो कि एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए ही थे उसी समय, मुझसे मिला, तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि सर ये बताइए कि ऐसे कौन से वो लोग होते हैं जो कि पीएमटी सिलेक्ट हो जाते हैं जी, या डॉक्टर बन जाते हैं। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि ना तो मेरे सिर पे कोई सींग लगे हैं, ना जी, हम कोई अलग से पंख लगे हमारे, ना हम लोग कोई मोती और सोना खाते हैं। जी, सब लोग तुम्हारे जैसे ही होते हैं। जी, बस केवल सोचना होता है, उस रास्ते पे चल देना होता है और आप उस चीज को पा जाते हैं। जी, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप किसी भी युवा के लिए जी, है और उनके लिए संदेश है कि पहले आप इस बात को तय करें कि आप बनना क्या चाहते हैं। जी, जब आप इस बात को तय कर लेंगे और फिर उस रास्ते पे चलने शुरू कर देंगे, तो मेरा मानना है कि उस चीज को आप पा भी लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने समय को व्यर्थ ही निकाल दिया, मस्ती में निकाल दिया और सोशल मीडिया पे निकाल दिया, जिस समय आपको पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जी। तो मेरा मानना है कि वो मेहनत फिर आपके काम भी नहीं आएगी और आप अपने लक्ष्य को भी नहीं पा पाएंगे। अच्छा, उस समय आप कैसा फीलिंग करते हैं जब आपकी पूरी कोशिश कर देते हैं तो एक गंभीर पेशेंट आता है सीरियस उसे बचाने के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स और राजनीति के चलते तमाम प्रकार के ब्लेम लगा दिए जाते हैं कि आपने ढंग से अपनी ड्यूटी देखिए का निर्वहन नहीं किया। जी, ये सभी चीजें इस वजह से होती हैं कि सब लोग अपना अपना व्यवसाय अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, जी, लेकिन नहीं होती है कि किस सब्जेक्ट पे कैसे जी, कार्य किया जाता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जी, अगर एक महिला है जो कि डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई है, जी, तो एक छोटी सी जानकारी है कि बार जब कोई महिला डिलीवरी के लिए घर पे हो या अस्पताल में हो, उसे 10 से लेके 14 घंटे का दर्द सहन करना पड़ता है। बिल्कुल। तत्पश्चात ही उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। ये एक जी, सामान्य नॉलेज है। जी, अब एक हमारे पत्रकार बंधु ने उस चीज में लिखा कि 12 घंटे तक तड़पती रही प्रसूता, जी, उसके बाद उस पेशेंट का ऑपरेशन किया गया। अब जी, मुझे बताइए कि जो दर्द है वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जी, वो उसका दर्द तो ना तो डॉक्टर कम कर सकते हैं, ना भगवान कर सकता है। जी, उसको तो वो दर्द सहना ही है, तब उसके पश्चात ही उसको बच्चा होना है। और अगर जी, वो उस दर्द के बाद भी अगर बच्चा नहीं होगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल तो राइट। ये छोटी सी चीज को थोड़ा-सा सेंसेशनल बनाने के लिए बिना नॉलेज रखे हुए उस जी, चीज को छाप देने से दुःख तो होता। दुःख और जैसे कि अगर वो मेरा पेशेंट होगा तो मुझे बिल्कुल दुःख होगा कि बिना किसी जानकारी के उस चीज को छाप दिया गया, है ना? लेकिन चूंकि कोशिश कोई भी चिकित्सक अपनी पूरी तरीके से करता है। जी, वो नहीं चाहता कि किसी पेशेंट को कोई हानि पहुंचे, जी, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के पास तो प्रतिदिन 100 से 150 पेशेंट डेली आने हैं। बिल्कुल, उनमें से बिल्कुल। उसका कोई मित्र नहीं है, कोई उसका दुश्मन नहीं है। जी, तो वो किसी का बुरा क्यों करना चाहे? जी। पत्रकारिता का रूल्स होता है वैसे जर्नलिज्म का कि आप दोनों पक्षों के गए, अगर वहां से कोई प्रॉब्लम है तो आपसे भी जी, कंसल्ट करेंगे। जी, जी, जी। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हाँ, वो कंसल्ट दोनों करना चीजें पड़ेगा। जाननी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो थोड़ा-सा कुछ चीज़ों में कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी के एक पक्ष को ज़्यादा भारी ज़्यादा वो मिल जाता है फेवर हो जाता है एक पक्ष का, दूसरे का थोड़ा-सा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से न्यूज़ थोड़ी-सी बैलेंस नहीं हो पाती। जबकि मेरा मानना है कि किसी भी संस्थान के बारे में और किसी भी व्यक्ति के बारे में मुझे लगता है कि मिला-जुला अगर इनपुट दिया जाए, तो वो जी, चीज़ थोड़ी अच्छी रहती है। जैसे कि कोई भी सरकार है, वो अच्छा करना चाहती है, किसी भी बिल्कुल, अपनी राइट। जनता के लिए। कोई भी चिकित्सक है, वो अच्छा करना चाहता है। जी, कोई भी इंजीनियर है, वो अपने प्रोजेक्ट को पूरी अच्छी तरह करना चाहता है। कोई भी पत्रकार है, वो भी अच्छी तरह से कुछ अच्छा करना चाहता है, समाज जी, को संदेश देना चाहता है, जो गलत है उसको सामने लाना चाहता है। तो जी, हर कोई अपना-अपना अच्छा-अच्छा कार्य करना चाहते हैं। बस जी, थोड़ा-सा एक गलती मैं मानता हूँ कि जो चिकित्सक हैं, जो नए हैं, वो भी कई बार शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। जी, कोई टीचर भी हैं, वो भी कुछ गलत करते हैं। मतलब हर जगह गलत तो है और हर जगह जी। सही भी है, लेकिन एक बैलेंस फिर भी हमें बना के चलना पड़ेगा।
अच्छा, अपनी लाइफ से कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं कि जहां कुछ अलग हटकर किया, लोग आज भी याद करते हो आपको कि आप डॉक्टर साहब थे, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसा कुछ काम हटके करके गए। देखिए खुद की तारीफ करने से तो कोई फायदा नहीं, नहीं है, तारीफ नहीं करने बात कर रहा लेकिन हूँ, ये प्रोग्राम ही ऐसा है जी, जिससे हटके जी, चले जाओ। ये आपके इवेंट आपने जी, लाइफ जी। में, पास्ट लाइफ में जो किया। हाँ, हाँ, मैं अपने एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि अ, एक पेशेंट मेरे जानने वाले भी थे जी, और जानने का मतलब था कि मुझे आए हुए 1-2 महीने ही हुए थे, मुझे पता चला कि वो पेशेंट थोड़े-से वीआईपी हैं। जी, तो मैं उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, कृपया आप मुझे देख लीजिए। उस दिन मेरा कॉल डे नहीं था, यानी मेरा दिन नहीं था, मेरा काम ओपीडी में देखने का था, तो मैं उनको देखने चला गया। जी, और जब उनका ईसीजी मैंने कराया तो उसमें उनको दिल का अटैक था। दतिया में दिल के मरीजों के लिए व्यवस्थाएँ अभी ज़्यादा विकसित नहीं है। जी, अब वो कलेक्ट्रेट में तो थे, लेकिन जी, थोड़े-से उस समय उनके पास पैसे की दिक्कत थी। तो जी, उस समय अकस्मात रूप से मेरे पास कुछ पैसे डले हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब पैसे की चिंता मत करो, आप ये पैसा रख के जाओ। वेरी गुड। जी, तो वो आज भी मुझे याद करते हैं और आज भी 4 लोगों से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे उस दिन पैसे दे दिए थे और मुझे तुरंत के तुरंत बचा लिया, क्योंकि वो आ गए तो उन्होंने ईसीजी करा दिया। तो जी, ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको खुशी देते हैं कभी-कभी। जी। ये चीज़ें हैं और जी। तो कहाँ से है आपने इतनी कूट-कूट कर जो मानवता भरी हुई है? परिवार में कोई और है आपका इस प्रोफ़ेशन में डॉक्टर्स के? देखिए मेरे फादर मैंने बताया फार्मासिस्ट हैं, मेरे जी, दादाजी जो हैं वो वैद रहे हैं, मेरे जी, परदादाजी भी वैद रहे हैं। जी, तो मैं इसको मानवता तो कूट-कूट के नहीं भरी हुई बोलूँगा, मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि हाँ, मैं अपने काम के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो काम किया जाए वो 100% किया जाए। देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैं अगर खाना खाता हूँ तो मन लगा के खाता हूँ, जी, मैं नहाता हूँ तो मन लगा के नहाता हूँ जी, और एक समय में एक काम करता हूँ। जी। तो जो भी काम हाँ, तो जी, वैसे ही वैसे। ये जनरल क्वेश्चन है, आप तो एक स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं। तो आपकी गृह लाइफ में प्रवेश कैसी है? क्या लव मैरिज थी या जी मेरी जो शादी है वो अरेंज मैरिज है जी, और मेरी जो श्रीमती जी हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। जी। बट वो इतनी समझदार हैं कि अभी हाउसवाइफ की तरह ही कार्य कर रही हैं और कुछ दिनों बाद शायद वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएँगे। ये आपने मुझे बहुत अच्छी बात की, मैं बहुत परेशान था, दतिया में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। तो मैं वहाँ मंत्री से अच्छा, मांग अच्छा। करूँगा कि वहीं उनकी भी पोस्टिंग वहीं करवा दें दतिया। ये डायरेक्ट अरे बहुत-बहुत उल्टा कैसे धन्यवाद। हुआ? वो होम्योपैथिक डॉक्टर, आप एलोपैथिक, क्योंकि इसका ठीक उल्टा है। एलोपैथिक में किया जाता है कि रोग को दबाया जाता है, क्योर नहीं होता। होम्योपैथिक का सिद्धांत ये है कि रोग धीरे-धीरे होगा, बट कोई भी डिसीज़ होगी, क्योर होगी पूरी तरीके से। देखिए ये तो एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच की लड़ाई है, वो परिवार जी, में हमारे ऐसा कुछ नहीं है। जी, और वैसे भी आप जानते हैं कि पत्नी पति को ही दबाती है, तो उस चीज़ को ही मैं मानता हूँ और वो चीज़ कंटिन्यू है। बाकी जी, तो पैथी जो है वो पेशेंट पे काम करेगी। जी। तो आप जी। दतिया के लिए क्या कुछ नया करेंगे, ये बताएँ? देखिए अगर अवसर मिला जी, तो दतिया के लिए कुछ अच्छा करने का जो विचार है वो ये है कि हम इस चिकित्सा महाविद्यालय को कुछ ही सालों में पीजी दे पाएँगे, पीजी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आना शुरू करेंगे। जी, तो हम मरीजों को और बेहतर सुविधाएँ दे पाएँगे और मेरा विचार अभी एक सरकारी अस्पताल में ही 20 बिस्तरों का एक अच्छा-सा आईसीयू चालू करने का है। वेरी जो गुड। अभी हम कोविड आईसीयू जो हमारा था, क्योंकि कोविड अब जाने ही वाला है और चला ही गया है एक तरीके से। जी, तो जो कोविड आईसीयू है उसको हम मेडिसिन आईसीयू बनाएँगे, जिसमें हम पेशेंट्स को 24/7 अच्छी केयर दे पाएँ और अच्छी सुविधाएँ दे पाएँ। अभी हमारे पास 5 बिस्तर का आईसीयू है, जी, तो इसमें हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे और 20 बिस्तर का आईसीयू चालू करेंगे। और टीचिंग भी हम चालू हमारे यहाँ पीजी सीट्स के लिए हमने अप्लाई किया है इस कॉलेज से, तो वो भी शीघ्र-शीघ्र हमें मिल ही जाएगी। जी। तो
हम पेशेंट का अच्छा कर पाएंगे। दतिया मेडिकल कॉलेज को आज एक अच्छी निगाह देख, कई ऐसे बाहर से पेशेंट दतिया अब आते हैं इलाज करवाने के लिए, ग्वालियर, झांसी और आसपास की जगहों से। कैसा लगता है आपको ये सब? देखिए, दतिया में जो चिकित्सक आए हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, जी, ये मेरा मानना है। और अपने अपने क्षेत्र के ये माहिर आपका हैं। मानना भी नहीं है, मैंने भी तो अनुभव किया है। इस वजह से जो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं जी किस जी प्रकार केयर करते हैं, किस प्रकार पेशेंटों को देखते हैं, मैं तो देख के ताज्जुब करता हूँ। जी 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 बिल्कुल। हम लोग प्रयास पूरा करते हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से जल्दी उसको उपचार मिले। जी, तो अभी हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो आपके ललितपुर यूपी से भी आते हैं, झांसी से भी आते हैं, शिवपुरी से भी आना शुरू हो गए हैं, ग्वालियर, डबरा और ये सारा क्षेत्र तो लगा ही हुआ है। और जी, उम्मीद करेंगे कि कुछ कुछ दिनों बाद अगर हम कोई सुपर स्पेशलिटी सेंटर अगर चालू कर पाए तो जी, पूरे मध्य प्रदेश से भी पेशेंट हमारे पास आएंगे। वेरी गुड। आपने भी दतिया में हॉस्पिटल भी शुरू किया है, यहाँ बाहर लोग भागते हैं, आप दतिया में सुविधाएं दे रहे हैं राम राजा हॉस्पिटल के नाम से, उसमें भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर नहीं भागते नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा जाना बिल्कुल मनाही है और मैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता हूँ। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को सरकारी अस्पताल में ही भर्ती करूँ। जी, अस्पताल तो यहाँ बहुत सारे हैं, राम राजा है, बुंदेलखंड है, लाड़ू रतन है, श्री कृष्णा भी है, लेकिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करता जी। क्योंकि प्रॉपर केयर जो मैं दे पाता हूँ वो सरकारी अस्पताल में ही रख के देता हूँ, क्योंकि वहाँ कम से कम खर्चे में पेशेंट का इलाज हो पाता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो रहा है दतिया हॉस्पिटल में, अब ये मेडिकल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दोनों कंबाइंड मिले हुए हैं ओपीडी में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सब तो आपसी सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं। जी, अ, कई जिलों में ऐसा है कि जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं तो जिला अस्पताल को उनसे अटैच कर दिया गया है। जी, तो जो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर वो जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को अपने से नीचा समझेंगे तो फिर तनाव बढ़ेगा। जी। तो वो चीज हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं है। हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, टीम की तरह काम करते हैं। तो ये दिक्कत हमारे दतिया में तो नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है दतिया में, देखा है इमरजेंसी ड्यूटी में मात्र 1 या 2 डॉक्टर ही रखते, जबकि काफी पेशेंट काफी हद तक बढ़ गए हैं। तो कहाँ कहाँ जाएंगे डॉक्टर, इमरजेंसी डॉक्टर? नहीं, देखिए इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए हमारे पास जो कैजुअलिटी या ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे डॉक्टर्स की ड्यूटी 24/7 लगाई जाती है। एक डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में रहता है, एक डॉक्टर इमरजेंसी में रहता है। और जी, इसके अलावा जो पेशेंट्स जो भर्ती रहते हैं उनकी केयर के लिए डॉक्टर 24/7 ऑन कॉल रहते हैं। जी, तो जो भी पेशेंट के लिए आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर आके, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आके उनको अपनी सुविधाएं देते हैं। तो डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है दतिया जिले के अंदर, दतिया मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय के अंदर। जी। अच्छा, आप लाइफ पे अपना कोई ऐसा इवेंट बताइए जिसे आप कभी भूल ना पाते हो, कोई क्षण आपका। आ, हाँ, एक क्षण था कि मेरी वाइफ को दूसरा बच्चा होने वाला था। जी, तो मेरी पहला बच्चा जो मेरी बच्ची है, लड़की है। तो दूसरा जो बच्चा होने वाला था वो भी मुझे लड़की ही चाहिए था, जी। लेकिन वो लड़का हो गया। क्यों? तो लोग लड़के के पीछे भागते हैं, आपको मुझे लड़की चाहिए? लड़की हाँ, मुझे लड़की चाहिए थी क्योंकि मेरी जो पहली जो बच्ची है, दीक्षा, जी, तो वो बहुत ही ज्यादा नॉटी है और जब उसके सामने मैं जाता था तो बहुत खुशी महसूस होती थी। जी, तो मुझे लगता था शुरू से ही कि लड़की हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जी, वो लड़का हो गया। जी। तो ये चीज मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती है कि वो लड़का कैसे हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लगा आपको? अच्छा, आपकी आपकी लाइफ में वही कोई बस ऐसा, अच्छा अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आया जब आपको लग रहा हो कि चारों तरफ से परेशानियों ने आपको घेर लिया हो, कोई रास्ता ना बचा हो, तो आपने कैसे फेस किया उस प्रॉब्लम को? क्योंकि हमारा युवा जरा सी प्रॉब्लम आने पर सुसाइड जैसा कदम उठाने के बारे में सोचने लगता है। देखिए, सबकी जिंदगी में कष्ट आते हैं, सबकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं और इसका समाधान सुसाइड और हाथ की नस काट लेना तो बिल्कुल नहीं है। जी, तो जिंदगी में हमें हमेशा नीचे देख के चलना चाहिए। जी, नीचे का मतलब है कि
हमें अपने साथ वाले या अपने से नीचे वाले लोगों को देख के चलना चाहिए। जी कभी ऊपर की तरफ सिर करके नहीं देखना चाहिए। मैं अगर अपनी तुलना डॉक्टर नरेश त्रेहान से करने लगूं, जो मेदांता के डायरेक्टर हैं, जी तो शायद हो सकता है कि मैं वहां तक पहुंच भी ना पाऊं। लेकिन अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं कि मेरे साथ वाले जो मेरे साथ स्टूडेंट थे, जी जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, तो उनको प्रेरणा लेके मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जी हर चीज के लिए रास्ते हैं, तो उस रास्तों जी को थोड़ा डाइवर्ट कर लीजिए तो आपकी परेशानियां कम हो सकती हैं। ये सबसे सही तरीका है। और मौके तो सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ आते ही हैं इस तरह के। जी मेरे फादर को जब मैं 12th में था डायबिटीज डायग्नोस हुई थी, और मैं 12th में था और बहुत कुछ जानता नहीं था डायबिटीज के बारे में। जी तो ऐसा लगा था कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि हमारे परिवार में कमाने वाले केवल वही सदस्य थे। जी तो उस समय बहुत घबराहट हुई कि ये कैसे होगा, मेरे फादर कैसे सरवाइव करेंगे और मैं हमारा क्या होगा हमारे परिवार का। जी बट जब बाद में चीजों के बारे में समझते गए, जानते गए, तो आज लगता है कि डायबिटीज सचमुच कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। जी लेकिन जूझना तो पड़ता है। मेरे फादर लगातार उस चीज से आज करीब 20 साल से जूझ रहे हैं। जी तो समस्या सबकी जिंदगी में है। दूर से देखने पे लग सकता है कि डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है या कोई भी व्यक्ति है बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन अंदर से क्या पता उसको क्या कष्ट है। जी तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ज्यादा दूर की ना सोच करके पास के लोगों को देखिए, उनकी जिंदगी को का अवलोकन कीजिए और देखिए कि जिंदगी में कितनी खुशियां हैं और कितने गम हैं, उनको कंपैरिजन कीजिए। और कभी ना कभी आपकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां भी, आपकी जिंदगी में ज्यादा गम है। तो यही मेरा जी, सोचना है। यानी बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप गाड़ी में मैं वाले में ना देख के जो रोड पर बैठा है उसको देखिए, तो आप अच्छी बेहतर लाइफ जी लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही अच्छा, बात है। ये डॉक्टर साहब हाई न्यूज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवा वर्ग के लिए, समाज के लिए, कि भाई किस प्रकार आपसे प्रेरणा लें, आपके विचारों से, जो इतने उच्च विचार हैं आपके। पहले तो हाई न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन पे, मेरे कार्य को आप लोगों ने सराहा और आपने इस लायक समझा कि मैं आज की युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहूँ या दे सकता हूँ। उसके लिए पहले तो हाई न्यूज का धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज जो हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि आज का युवा इस चीज को नहीं देख रहा है कि उसे अपने परिवार को और खुद को कैसे आगे बढ़ाना है। कहना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को कि अपने टारगेट्स को आप पहचानें, और छोटे छोटे टारगेट्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक लंबा टारगेट आपको, एक बड़ा टारगेट आपको चुनना होगा और उसी हिसाब से आपको कार्य करना होगा। तभी आप समाज में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सफलता प्राप्त कर ली तो वो चीज़ आपको हमेशा साथ देगी, उसके बाद भी आपको लगातार मेहनत करनी है। आप जितने भी महापुरुषों को देखेंगे तो वो उन्होंने ज़िंदगी भर काम किया है, लगातार काम किया है। उन्होंने अपने सोने की कोई परवाह नहीं की और जागने की कोई चिंता नहीं की। मेरा मानना है आप लगातार काम करें, अच्छा काम करें, समाज आपको सम्मान भी देगा, आपको मान भी देगा और आपको ज़िंदगी में जो चाहता है वो भी आपको पूरी होगा।